हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर फर्स्ट ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके मेन कोर की क्लासेस स्टार्ट हैं। सो फिलहाल जो हम मेन कोर पढ़ रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसकी फर्स्ट यूनिट मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से, ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ये कंप्लीट करवा दिया है। और सेकंड टॉपिक का नागरिकता पर बहस और नीति निर्देशक सिद्धांतों तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार पर मैंने आपको क्लासेस भी दी है। और अभी हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक कंटिन्यू ही है। अगर आपने बाकी क्लासेस अटेंड नहीं की है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से उसको क्लासेस को अटेंड कर लीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। सो अब क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अगेन याद दिला दूं कि हमने पीछे पढ़ा क्या है। हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है, पीछे मैंने आप लोगों को सारा पढ़ा रखा है। वो क्लासेस आपको मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक उनका। और उन्हीं क्लासेस में हमने समानता का अधिकार भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इससे पहली वाली क्लास में हमने स्वतंत्रता का अधिकार आधा पढ़ा था, और आज हम स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, उससे पहले मैं अगेन आपको वो इंट्रोडक्शन दिखा दूं जो मैंने आपको ये जो आपका अधिकार है, ये जो अनुच्छेद है, इसको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। इनमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, और 44 संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया था। और अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ठीक है। दोबारा अगेन वही वाली कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको संविधान सभा में जब संविधान बना था तब सभी नागरिकों को 6 नहीं 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उसमें से जो 7वां मौलिक अधिकार था वो 44 अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था, और 6 अधिकार आप लोगों को दिए गए, मुझको, आपको, सभी नागरिकों को। उसके बाद अब स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रताएं दी गई। 7वीं स्वतंत्रता को 44 अमेंडमेंट के साथ ही हटा दिया गया था, और वो थी संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने इससे पहले वाली क्लास में आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा था, और इस अधिकार में 19 से 22 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 20 से 22 तक के, क्योंकि 19 हम पढ़ चुके हैं। 20 है अपराध के लिए कोई भी विषय में संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एनी मैटर ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है। अनुच्छेद 20 जो आपका है वो कहता है कि कोई भी अपराध तब तक घोषित नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति पर जब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि, जैसे कि मतलब, उसने किसी आपके आर्टिकल का, किसी अनुच्छेद का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। आपका अनुच्छेद 20 ये वाली बात बोलता है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। 44 संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जीवन को और ज्यादा महत्व प्रदान किया गया था। क्यों किया गया था? ठीक है। 79 में जब ये संशोधन हुआ था उसमें जीवन के अधिकार को ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया था क्योंकि 1979 में जब 10th का रिजल्ट आया था तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उन पर फैमिली का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का बहुत प्रेशर था, अच्छे मार्क्स, और जो बच्चे नहीं ला पाए थे उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तब से गवर्नमेंट ने जीवन जीने के अधिकार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बता दिया क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, तुम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को ये नहीं बोल सकती हूँ कि आपको डीओ में टॉप करना है तो करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जीवन जीने का अधिकार पूरा पूरा है। मैं अगर आप पे पढ़ाई का प्रेशर डाल रही हूँ तो आप नॉर्मली पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको
मतलब बिल्कुल ऐसा कर दूं कि नहीं, आपको कॉलेज में टॉप करना है तो करना ही है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी जितनी कैपेबिलिटी होगी आप उतना ही करोगे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उस हिसाब से 79 में जीवन जीने के अधिकार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। और उसके बाद आपातकाल जब भी लगेगी, इमरजेंसी लगेगी, उसमें भी जीवन जीने के अधिकार को ना लिमिटेड किया जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है 86 संवैधानिक संशोधन हुआ 2002 में। उसके द्वारा अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 ए क्लॉज ए जोड़कर शिक्षा को भी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसलिए दिया गया था, उस टाइम में भी बहुत ऐसा देखा जाता था, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक मतलब बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा स्केल पे काम करते थे। और उनका ये रहता था कि घर वालों के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चा छोटा है, काम करेगा ही करेगा। तो उसके बाद ये सब देखा गया और उस टाइम में इतनी ज़्यादा जनसंख्या ऐसी निकली जो काम करने में छोटे बच्चे थे। तो उस हिसाब से शिक्षा के अधिकार को आपको एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। उसके बाद ऐसा आया कि जब ये सब कुछ हो चुका था, तब इन चीज़ों को 86 संवैधानिक संशोधन में और 44 संशोधन में इन सब चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंस दी गई और एक तरीके से पारित भी कर दिया गया। उसके बाद बात आती है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, आर्टिकल 22 अरेस्ट इन द सर्टेन केसेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन। ओके, देखिए इस अनुच्छेद के तहत जिसको बंदी बनाया जाता है उसको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। वो अधिकार ये है कि उसको जिस अपराध के लिए बंदी बनाया गया है उसको पहले तो वो अपराध बताया जाए, और फिर उसको दूसरा एक अधिकार ये दिया जाता है कि उसको अपना वकील चुनने का भी एक पूरा अधिकार है कि अगर वो जेल में रहकर अपने घर वालों से बात करना चाहता है तो वो कर सकता है कि घर वाले उसके वकील लेकर आए, या वो डायरेक्ट अपने वकील से ही बात कर सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक उसको ये भी सबसे बड़ा ज़्यादा और अच्छा अधिकार दिया जाता है कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करना होता है। उसमें टाइमिंग इंक्लूड वो नहीं होता कि जो आपके रास्ते में लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं नोएडा से लेकर किसी बंदी को दिल्ली तक मुझे आना है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और उस टाइम कुछ फेस्टिवल भी है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसको न्यायाधीश के सामने पेश करने के लिए। तो उस वो जो वहाँ पे टाइम लगा, 1 घंटा लगा, 2.5 घंटे लगे, 3 घंटे लगे रास्ते में, वो 24 आवर्स के अंदर नहीं गिने जाते हैं। अब ये वाले जो अधिकार है ये किन 2 लोगों को नहीं दिए गए हैं? एक तो शत्रु देश के निवासियों को और उनको जो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब शत्रु देश का निवासी सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये यहाँ की बात हो रही है। अब निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, अब सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि निवारक निरोध अधिनियम है क्या। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, अब इसका मतलब जैसे कि आप ये बोलोगे कि मैम आपने तो हमें बोला है कि हमें ये जानना ज़रूरी है, बट आप तो पूरा पढ़ा रहे हो, तो आपको ये सिलेबस में पढ़ाया गया है और समझाया भी गया है। इनफैक्ट आपको लिखना है कि निवारक निरोध अधिनियम है क्या। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं। निवारक निरोध अधिनियम, सबसे पहले तो निवारक निरोध देखते हैं कि वो है क्या। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है और भारतीय संविधान के मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि निवारक निरोध को रियलिटी में किसी प्रकार के अपराध किए जाने से पहले और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया की नज़रबंदी है। ठीक है, एक तौर पे इसको ये कहा जाता है कि अपराध को रोकने के लिए और बिना संविधान सभा को मतलब उसकी एक नॉलेज में रखते हुए लोगों की सुरक्षा करने के लिए इसको बनाया गया। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्तियों को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा निवारक निरोध का अधिनियम का आपका एक वो है कि इसका उद्देश्य, इसका जो पर्पस है वो यही है कि उसको लोगों को कैदी बनाकर नहीं रखना है, उस दंड से रोकने के लिए इसको बनाया गया है। अब निवारक निरोध के अंडर में जो एक्ट्स आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ जो आपको सिलेबस में लिखने हैं, और हाल फिलहाल में वो एक्ट्स ऐसे गुजरे भी हैं आप लोगों की निगाहों से जो आपको बहुत अच्छे से याद भी होंगे कि वो कैसे हुए, क्या हुए। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करते हैं निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये बोलता है कि अनुच्छेद 22 जो है आर्टिकल 22, उसमें क्लॉज 4, 5 और 6 को जोड़ा गया है और फिर इसको गवर्नमेंट ने, संसद ने 1950 को पारित कर दिया था। उसके बाद समय समय पर इस अधिनियम में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से संशोधन भी होते रहे, इसकी औषधि बढ़ाई भी गई, घटाई भी गई। ठीक है, उसके बाद लास्ट 31 दिसंबर 1969 तक ये चला। उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, इसको कभी देखा ही नहीं गया। इसको खत्म करने की वजह से इसके अंडर में, इसके नीचे बहुत सारे एक्ट ला दिए गए जो इसको खत्म करने पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अब वो सारे जो एक्ट हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ये 1971 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें इस एक्ट में ये बताया गया था कि मतलब एक तौर पे ये मीसा 1971 को राष्ट्रपति ने मीसा जारी करा था। ये मतलब पीडीए से भी ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा कठोर था। पीडीए है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले जो संस्थाएं थी उनको बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे और इसे आपातकाल के दौरान लगाया गया था। 1971 का आप टाइप देख रहे हैं। ये आपातकाल जो चला था 1975 से 1977 तक चला था और इसमें ये 1971 को लगाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो था इस कानून को बोलचाल में ही मीसा के नाम से जानने लगे थे और इसे इंदिरा गांधी की हार के बाद जब जनता पार्टी बनी थी उसके द्वारा हटाया गया था। ठीक है, आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की सरकार कब कब बनी थी और कब हट गई थी और फिर उसके बाद कौन कौन सी पार्टियां इसके विपक्ष में खड़ी हुई थी और क्या क्या हुआ था। जनता पार्टी फिर इसके बाद आई थी। ठीक है, मतलब थोड़ी अच्छी पावर में। तो इस सब के बाद जब जनता पार्टी आई थी उसने इसको हटाया था, समाप्त कर दिया था, बट ये पीडीए से ज़्यादा कठोर था। उसके बाद बात आती है एनएसए की, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये एक्ट हाल फिलहाल में आपने देखा था 2019 के दिसंबर नवंबर में जब दंगे स्टार्ट हुए थे। उसके बाद जब नया साल लगा था जनवरी फरवरी, खैर मार्च 18 मार्च से तो आपका लॉकडाउन ही लग गया था। उससे पहले फेब में या फिर जैन के मिड में दिल्ली के लाल किले पर इसको लगाई गई थी एनएसए को, प्रोटेस्ट के टाइम पर इसको और एक दो और आपके जो एक्ट्स हैं उनको यूज़ किया गया था। एनएसए का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ था। क्यों हुआ था? एनएसए में शक के नाम पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे प्रोटेस्ट के टाइम पर या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पर एनएसए लगाई गई है, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस आदमी, औरत या बच्चे पर मुझे शक है कि ये दंगे करवा सकता है या किसी को परेशान कर सकता है, तो मैं इसको शक के नाम पे जेल में डाल सकती हूँ। 24 आवर के बाद मैं इसको जेल में नहीं रख सकती हूँ और उसके अंदर अंदर मुझे जेल से इसको निकालना पड़ेगा। अगर उसका जुर्म बड़ा है तो मैं 24 आवर से ज़्यादा भी उसको जेल में रख सकती हूँ, बट उससे पहले मुझे उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा कि इसका जुर्म ये है और इसलिए मुझे इसको 24 आवर्स से ज़्यादा इसको जेल में रखना है। ठीक है, सबसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का जो उद्देश्य है वो सरकार की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने से दिया गया है। इसलिए ही सीआरपीएफ वाले या पुलिस ऑफिसर जो होते हैं इन सबको ये अधिकार दिया जाता है कि तुम्हें अगर किसी पर शक है तो तुम उसको जेल में डाल दो बिना हमारी किसी परमिशन के। उसके बाद बात आती है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। देखो, पोटा जो है 2001 में आया था। इसको आप देख रहे हैं आतंकवाद निरोधक कानून है ये। तो मतलब इसमें ये बताया गया था कि गिरफ्तार को हम 1 वर्ष से ज़्यादा तक जमानत भी नहीं दे सकते हैं, बिना मुकदमे के 90 दिन तक हिरासत में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कत्लेआम मचाने और मौत की सज़ा संभव है। आतंकवाद या कार्रवाई के लिए उम्र कैद की सज़ा भी संभव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें संभव है बहुत ज़्यादा कि उसको उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है या उसको इनकाउंटर की भी उसको मतलब बोला जा सकता है कि इसका एनकाउंटर कर दो। लेकिन पुलिस को ये अधिकार इसमें दिया गया है कि 48 आवर के अंदर अंदर वो जो आपने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जिसको पकड़ा है उसको, उसका जो सारी चीज़ें हैं, उसका जो रिकॉर्ड है पूरा मजिस्ट्रेट के सामने दिखाना है, बताना है कि आपने इस चीज़ के अंतर्गत इसको जेल में डाल रखा है। ठीक है,
उसके बाद बात आती है विदेशी मुद्रा संस्करण और सरकारी निरीक्षण अधिनियम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। 1974 में ये कॉफी पोसा नाम का एक्ट आया था और इसका भी मेनली काम यही था कि तस्करी को और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, तस्करी वगैरह इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। सेम इसी का काम, टाटा का काम भी सेम ऐसा ही था। मतलब टाटा सबसे ज़्यादा लिंक पोटा से है। टाटा में टेररिस्ट एवं मतलब आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम की टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 में ये आया था। और इस एक्ट में मतलब एक तरीके से इसको पंजाब और कश्मीर इन सब राज्यों में बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, उन सब पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आफस्पा 1958। ये वाला जो एक्ट है हाल फिलहाल में नागालैंड में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो डिस्ट्रप्टिव एरिया है, वहाँ पर अलगाववाद की मांग हो रही है और उन लोगों ने ये बोला है कि हमें अलग कर दो इंडिया से। ठीक है, और इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण काम है अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए ही इस एक्ट को लगाया जाता है। 1997 से तो मतलब 18 साल तक त्रिपुरा में इसको लगाया गया था, 2015 में इसको हटाया गया था क्योंकि उस पूरे 18 साल तक इन लोगों के अलगाववाद की बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने 12th में पढ़ा है कि 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब 7 सिस्टर कहते किसको है इंडिया में, जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है पूरा, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर ये सब जगह आती है, उनको आप 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर इस एक्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है और पिछले सालों में भी हुआ है और अब भी होता आ रहा है क्योंकि वो अलगाववाद मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? उनका रीज़न है सबसे बड़ा। अब आप जानते हैं इंडिया में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, लेकिन लोग मतलब सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं कि हिंदी को मातृभाषा बनाया जाए, जबकि साउथ इंडियन से हिंदी नहीं बोली जाती। पूर्वोत्तर जो है यहाँ ये सारे मणिपुर, असम वाले, इन लोगों से हिंदी नहीं बोली जाती है। पंजाबी तो फिर भी थोड़ी बहुत हिंदी बोल सकते हैं, गुजराती भी एक वक्त पे बोल लेगा, लेकिन साउथ इंडियंस मैक्सिमम इंग्लिश का यूज़ करते हैं या फिर वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। और जो ऊपर के एरिया के लोग हैं, ये पहाड़ी इलाके के, उनसे भी ये लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। तब उन्होंने अलगाववाद की मांग रखी थी और फिर इन लोगों को ये बोला गया कि आप इंडिया के अंडर में ही हो, आप लोगों को अलगाव नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इस एक्ट को वहाँ पर लगाया गया था कि इस एक्ट का काम भी यही है कि अगर आपको शक है कि वो अलगाववाद के नाम पर दंगे कर सकता है कोई इंसान, तो उसको आप जेल में डाल सकते हैं 24 आवर के अंदर। और अगर वो ऐसा कुछ कर चुका है तो 24 आवर से ज़्यादा भी उसको आप जेल में डाल सकते हैं, बट आपको मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि आपने इस वजह से इसको अंदर डाल रखा है। ठीक है, आपका जो समानता का अधिकार है वो आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार भी कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम शोषण के खिलाफ अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा। बिकॉज ऑफ मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है, हो सकता है आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो इस वजह से। तो नेक्स्ट क्लास जो है आपकी 25 जनवरी मंडे को होगी और ये पार्ट 4 मैंने इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि पार्ट 3 जो आपके गुजर चुके हैं, तीनों पार्ट, उसमें मैंने आपके इस आंसर को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट किया है इस टॉपिक को, इसलिए क्योंकि आपको एकदम सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।